बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत हसीन और जमील लड़की थी। बाहर जाती तो सब मुझे देखते रह जाते कि आसमान से कोई हूर उतर आई है। मेरी अम्मी कहती बाहर ना निकला करो, नज़र लग जाएगी। फिर एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़के से मेरी शादी हो गई। उसके माँ बाप नहीं थे, वो बहुत खूबसूरत था। शादी की रात वो मुझे एक महल में ले गया और जैसे ही कमरे में आकर उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तो जान निकल गई। मैं उधर ही बेहोश हो गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम दिल फरेब रखा गया था। ये नाम मुझे यूं ही नहीं दिया गया था। मैं अपने गांव की सबसे हसीन लड़की थी। हमारे गांव के बारे में भी कुछ अजीब और गरीब किस्म की बातें मशहूर थीं। कहा जाता था कि यहाँ पर कोई भी खूबसूरत लड़की अगर पैदा हो जाए तो वो जिंदा नहीं रहती है। मेरे बाबा इस बात पर हंसते थे और कहते थे कि लगता है आज तक यहाँ कोई खूबसूरत लड़की पैदा हुई ही नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें बनाई गई हैं। क्योंकि खैर से मेरी उम्र 16 साल हो गई थी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अम्मी इन बातों को बहुत ज़्यादा मानती थी, इसीलिए मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। वो कहती थी कि अगर तुम घर से बाहर निकली तो तुम्हें नज़र लग जाएगी, और नज़र तो इंसान को कब्र में डालकर आती है। मैं वाकई बहुत ज़्यादा हसीन थी। मेरे लंबे बाल सुनहरी थे। लोगों के बाल काले होते हैं, लेकिन मेरे बाल गोल्डन कलर के थे। नीली आंखें थीं जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों की देखी थी। और सफ़ेद तो मैं इतनी थी कि वाकई अगर मुझे कोई हाथ लगाता तो मैली हो जाती थी। घर में कोई मेहमान भी आता तो मेरी अम्मी मुख्तलिफ बहाने कर देती थीं कि दिल फरेब घर पर नहीं है। इस तरह मेरी अम्मी मुझे किसी से मिलने ही नहीं देती थी और मेरा दिल करता था कि मैं लोगों से मिलूं, उनसे बातें करूं, लेकिन मेरी माँ मुझे मेरे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देती थी। इसी तरह से मैं बागी होने लगी और घर से निकलने के बहाने बनाने लगी, मगर मेरा कोई भी बहाना कामयाब नहीं होता था, क्योंकि मेरे 3 भाई मेरे सारे काम कर लिया करते थे और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और लोग मुझे देखने के लिए आते थे। मेरे लिए रिश्तों की भी लाइन लगी होती थी। एक दिन मेरा दिल बहुत तंग हो गया और मैंने कहा कि मैं घर में नहीं बैठूंगी। घर के सारे लोग दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो रहे थे। अम्मी कहती थी कि ये ज़वाल का वक्त होता है, इसमें घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन मुझे इस वक्त ही मौका मिला था, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गई और अपने घर से काफ़ी दूर एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। अम्मी ये भी कहती थी कि पीपल के दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए। मैंने सारी ज़िंदगी यही बातें सुनी थी, इसलिए अब इन बातों से मुझे चिढ़ हो गई थी। मैं जाकर उसी दरख्त के नीचे बैठ गई और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून था। वैसे तो यहाँ पर कोई था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये खामोशी अपने कमरे की सन्नाटे से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आसपास छोटी छोटी चिड़ियाँ बोल रही थीं, ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं सुकून से यहाँ पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद न जाने क्या हुआ, मुझे अचानक से नींद सी आने लगी। मैंने ऊपर देखा तो पीपल का दरख्त मुझे ऐसा लगा जैसे अभी सारा का सारा मेरे ऊपर आ गिरेगा। मैंने उस दरख्त से बातें करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि तुम भी तो यहाँ पर अकेले रहते हो। मेरे अब्बू कहते हैं कि दरख्तों में जान होती है, तो तुम्हें पता ही होगा कि अकेले रहकर कैसा महसूस होता है। लोग तुमसे तुम्हारा फूल और फल ले जाते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखते, तुम्हारा कोई ख्याल भी नहीं रखता है। यही मेरा हाल है। सब लोग मेरी ज़रूरत तो पूरी करते हैं, लेकिन कोई मेरे साथ बैठकर बातें नहीं करता है। भाई अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं, कोई बहन नहीं है, और घर वाले मुझे कोई सहेली भी नहीं बनाने देते। अम्मी भी सारा दिन घर के काम करती रहती हैं, बाबा भी रात को घर आते हैं। मैं तंग आ गई हूँ। इस तन्हाई से समझ नहीं आता कि क्या करूँ। ऐसे ही खुद से बातें करते वक्त गुजरने लगा। मैं पहले भी खुद से बातें किया करती थी कि मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता था। मुझे डायरी लिखने की भी आदत थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मैं वहीं पर सो गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बैठा था। उसके हाथ में एक मरा हुआ सांप था। मैं उसको देखकर घबरा गई।
میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس کو میں نے مار دیا ہے۔ تم یہاں پر کیسے بے خبر سو رہی تھی؟ اگر تمہیں یہ سانپ کاٹ جاتا تو تم تو سوتی ہی رہ جاتی اور آنکھ تمہاری دوسری دنیا میں کھلتی۔ وہ انسان کتنا خوبصورت تھا اور اس کی آواز میں کتنی مٹھاس تھی اور کتنا خوبصورت لہجہ تھا۔ وہ میری طرف پیار سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے صدیوں سے جانتا ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں بھی کہیں کھو سی گئی۔ میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ اگر آپ یہاں پر نہ آتے یہ سانپ مجھے کاٹ جاتا اور میں یہیں پر مر جاتی۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سب مجھے دل فریب کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے بات بدل دی۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا نام بہت پیارا ہے۔ ویسے تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، کہ پتہ نہیں پھر میں اس کو دوبارہ دیکھ سکتی تھی یا نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے فرحات کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس نے کہا تو اس کے بعد تو جیسے مجھے کوئی لفظ ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے، اگر میری امی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت باتیں سنائیں گی۔ لیکن وہ بات سے بات نکالنے لگا۔ اس نے کہا کیوں باتیں سنائیں گی؟ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مجھے باہر آنا بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے پر اب میں نہیں آؤں گی کیونکہ دوبارہ تو آپ مجھے بچانے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد میں اسی کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ بار بار مجھے اسی کی یاد آتی تھی، اس کی آنکھیں، اس میں بسا پیار، اس نے میری جان بچائی۔ ایک دن میں نے کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی پڑھی کہ جو آپ کی جان بچا لیتا ہے پھر آپ کی جان اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اسی کی ہو گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا کیونکہ میرا باہر نکلنے کی خبر سب کو پہنچ گئی تھی اور اب انہوں نے باہر کے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں مجھے میری امی نے بتایا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات خاصی عجیب تھی کیونکہ میرے لیے پہلے بھی رشتے آتے تھے، سارا خاندان میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم جہیز بنائیں گے، گاڑی بھی ہم ہی دیں گے، گھر بھی ہم بنا کر دیں گے، بس یہ پیاری سی لڑکی ہمیں دے دو۔ لیکن میری امی کہتی تھیں کہ بیٹی کی شادی وہاں کروں گی جہاں زیادہ لوگ نہ ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ نظر لگتی تھی، اس لیے امی کہتی تھیں کہ میں کسی اکیلے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گی۔ اس پر بھی خاندان والوں نے باتیں کی اور کہا کہ اکیلے لڑکے سے شادی کرو گی جس کے آس پاس کوئی نہ ہو، پتہ نہیں کون ہوگا، تمہاری بیٹی کو کہاں لے جائے گا۔ تو میری ماں نے کہا کہ تم لوگوں کے حوالے کر دوں، میری بیٹی کو دیکھنے کی چیز بنا لو اور اپنے سارے خاندان کو دکھاؤ، کیونکہ اچھی اور پیاری بہو لوگ اسی لیے لے کر آتے ہیں تاکہ سارے خاندان کو دکھا سکیں کہ ہم کتنی پیاری بہو لے کر آئے ہیں، ورنہ ان کو لڑکی سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن ایسے ہی کسی کو بیٹی بھی تو نہیں دی جا سکتی ہے۔ پر اس دفعہ امی نے کہا کہ لڑکا میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اس کا گھر بھی دیکھ لیا ہے، اس کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے اور اکیلا ہے اس دنیا میں، لیکن بہت امیر اور شریف اور ایک بہت ہی قریبی انسان نے اس کی ضمانت بھی دی ہے، اسی لیے تمہاری شادی وہیں کریں گے۔ میرے دل میں تو فرحات بس چکا تھا، اس لیے میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ شادی بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میری ماں نے کہا کہ نہ تو تم کہیں آتی جاتی ہو، نہ ہی کسی سے ملتی ہو، تو پھر کیا تجھے کوئی اور پسند آ گیا ہے؟ تم جو منہ پھاڑ کر انکار کر رہی ہو، کہیں تم نے کوئی چکر تو نہیں چلا لیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں نے مجھے ایسی بات کہی تھی، لیکن ان کی باتیں بھی ٹھیک تھیں کیونکہ میں نے انکار اس طرح سے کیا تھا کہ مر جاؤں گی لیکن یہاں شادی نہیں کروں گی۔ اور میں نے یہ انکار کیوں کیا تھا؟ اگر میں یہ انکار کر بھی دیتی تو کیا فرحات مجھ سے شادی کرتا؟ نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، کہاں رہتا تھا۔ وہ ایک اجنبی تھا جس نے میری مدد کی اور میں نے اس کو اپنا دل دے دیا، لیکن یہ بات سراسر بے وقوفی تھی
कि मैं उसके इंतज़ार में बैठी रहती। मेरी माँ ने कहा कि इस तरह का रिश्ता ना तुम्हें दोबारा मिलेगा, और जब तक ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा मैं भी तुम्हारी शादी नहीं करूँगी, फिर बेशक आखिरी सांस तक यहीं बैठी रहना। बाबा ने भी मुझे समझाया कि बेटा अपनी अम्मी की बात मान लो, और भाइयों ने भी कहा कि रिश्ता अच्छा है। हमने लड़के को देखा है, लेकिन मुझे किसी ने लड़के की तस्वीर नहीं दिखाई, क्योंकि ये दस्तूर नहीं था। हम लोग गांव में रहते थे, यहाँ पर तो मेरा एक दफ़ा इनकार करना ही बहुत बड़ा तमाशा बन गया था, जबकि मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे अभी नहीं करनी शादी। ये तो नहीं कहा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने इस पर भी मुझ पर इल्ज़ामात लगाए थे, क्योंकि ये गांव था और यहाँ पर लोगों की सोच अजीब तरह की होती है। जब मुझ पर ज़्यादा ही बातें होने लगी तो मैं भी परेशान हो गई कि मैंने तो सारी ज़िंदगी कुछ किया नहीं है, बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल रही है। इसलिए अम्मी से कह दिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं करूँगी शादी। मेरी शादी की तैयारियों में लग गए, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरी माँ ने शादी में भी गिने चुने लोगों को बुलाया। जब रिश्तेदारों ने पूछा कि दिल फरेब की शादी कहाँ करती है, तो मेरी माँ ने कहा कि जहाँ भी की है अच्छी जगह की है। मेरे बाबा ने मेरी माँ को कहा कि तुम ज़्यादा ही अजीबो गरीब किस्म की बातें करती हो, कोई हमारी बेटी को जान से थोड़ी मार डालेगा। जो तुमने उसको बाहर नहीं जाने दिया, उसकी शादी हो रही है तो उसकी शादी में कम से कम लोगों को तो आने दो। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि दुल्हन बनकर ये और भी प्यारी लगेगी, इसीलिए किसी को नहीं आने दूंगी। बल्कि मेरा होने वाला दामाद भी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए उसका चेहरा भी किसी को नहीं देखने दूंगी। और ये जब दुल्हन बनी रहेगी, घूंघट में ही रहेगी सारी जिंदगी, इसको नजर नहीं लगने दी तो अब भी नहीं लगने दूंगी। तुम्हें याद नहीं है बचपन में इसको कैसे नजर लगती थी? सारी सारी रात हम लोग बैठे रहते थे, इसका ख्याल करते रहते थे। औलाद को कुछ हो जाए तो माँ बाप ही जलील होते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी पर भी अजीब तरह का माहौल था। अम्मी किसी को दुल्हन के पास जाने की इजाज़त भी नहीं दे रही थी। मैं भी घूंघट में थी और मेरे दूल्हे को भी बहुत मोटा सेहरा पहनाया गया था, जिसमें से उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुझे उसे देखने का शौक भी नहीं था, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैं देखना चाहती थी कि ज़रा मैं भी तो देखूं अम्मी जिसको खूबसूरत कह रही हैं वो कैसा है। मैं सोचने लगी कि अगर मेरी शादी फरहाद से हो रही होती तो इस वक्त मैं कितनी खुश होती। लेकिन क्या ये ऐसे ही बेवफाई नहीं थी कि शादी मेरी किसी और से हो रही थी और सोच मैं फरहाद के बारे में रही थी। लेकिन मैं वफा क्यों करती? ये मेरी पसंदीदा शख्सियत तो नहीं था। इसका नाम असलम था। उसका नाम भी मुझे पसंद नहीं आया, और फरहाद का तो नाम भी इतना खूबसूरत था कि जिसको मैं बार बार सुनना चाहती थी, उसे पुकारना चाहती थी। लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी शादी भी हो गई और उस लड़के के साथ वैसे भी कोई नहीं था जो मुझे रुखसत करके सीधा अपने घर ही ले गया था। हैरानी की बात यह थी कि उसने रास्ते में भी सेहरा नहीं उठाया था। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे शौहर का घर वाकई ही बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल महल जैसा। ये घर नहीं था, ये बंगला भी नहीं था, ये तो वाकई महल था। लेकिन इस वक्त मुझे कोई भी बात खुश नहीं कर सकती थी। इंसान ने घर को गले नहीं लगाना होता है, इंसान के साथ रहना होता है। और अगर इंसान उसकी पसंद का ना हो तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाती है। मैं दुल्हन बनी अपने कमराए उरूसी में बैठी थी। जब मेरा शौहर आया तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे उससे क्या कहना है। मैंने साफ कह दिया कि वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारे माँ बाप ने तो मुझे ये बात नहीं की। कौन है वो जिसको तुम पसंद करती हो और कब से जानती हो उसको? मैंने कहा कि बस एक दफ़ा मिली हूँ। वो कहने लगा कि एक दफ़ा मिलने से उसको पसंद कर बैठी हो? मैंने कहा कि इतना पसंद कर बैठी हूँ कि तुम्हें अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपना घूंघट भी नहीं उठाया था। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और फिर मेरे शौहर ने ये अल्फाज बोले, तुम भी तो यहाँ पर अकेले रहते हो। मेरे अब्बू कहते हैं कि दरख्तों में जान होती है। तुम्हें पता ही होगा कि अकेले रहकर कैसा महसूस होता है। लोग तुमसे तुम्हारा फूल और फल ले जाते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखते, तुम्हारा कोई ख्याल भी नहीं रखता है। यही मेरा हाल है। सब लोग मेरी ज़रूरत तो पूरी करते हैं, लेकिन कोई मेरे साथ बैठकर बात नहीं करता है। भाई अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं, कोई बहन भी नहीं है। मेरे और घर वाले मुझे कोई सहेली भी नहीं बनाने देते। अम्मी भी सारा दिन घर के काम करती रहती हैं।
बाबा भी रात को घर आते हैं। मैं तंग आ गई हूँ इस तन्हाई से, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ये सब सुनकर मैंने एक झटके से घूंघट हटाया और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर ने भी अभी तक सेहरा पहन रखा था। मैंने कहा कि तुम्हें इन सारी बातों के बारे में कैसे पता? ये बातें तो मैंने एक दरख्त से की थी। इसका मतलब कि तुम वो सारी बातें सुन रहे थे, तुम वहीं पर कहीं छुपे हुए थे। उसने कहा कि जरा गौर करो, क्या उस दिन वहां पर कोई इंसान मौजूद था? मैंने अपनी याददाश्त पर गौर किया तो मुझे याद आया कि आस पास कोई भी नहीं था। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। फिर ये सारी बातें इसको कैसे पता चली? मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे सामने जो ये शख्स बैठा था वो कौन था? जब से मैं इस घर में आई थी, इस घर से अजीब और गरीब किस्म की खुशबू क्यों आ रही थी? ऐसी खुशबू जो मुझे मदहोश कर रही थी। उसने कहा, नहीं, तुमने ये बातें मुझसे की थी क्योंकि मैं उसी दरख्त पर रहता था। अचानक से एक सर्द लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई और जब सामने बैठे शख्स ने सेहरा हटाया तो मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं था, वो फरहाद था। मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो फरहाद ही मेरे सामने बैठा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मेरा दूल्हा बनकर मेरे सामने कैसे बैठा था? उसे ये मालूम नहीं था कि मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। और फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं उस दरख्त पर रहता था? और फरहाद ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा कि तुम कौन हो? मैं बुरी तरह डर गई थी। मैं एक जिनज़ादा हूँ जो इस पीपल के दरख्त पर कई सालों से रहता हूँ। उस दिन जब तुम ये बातें मेरी तरफ देखकर कर रही थी तो मैं तुम्हें देख रहा था। मुझे तुमसे उसी वक्त इश्क हो गया था। फिर तुम्हारे सामने एक सांप को देखा तो तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था। उसके बाद से मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया था। जब तुम अकेले में बैठकर मुझे याद करती थी, मेरे बारे में बातें करती थी, तुमने शादी के लिए इनकार किया। वो सब कुछ मैं देख रहा था। मैं तुमसे शादी करने के लिए आया था। मैंने सारे इंतजामात किए थे। तुम्हारी माँ को अपने इशारों पर नचाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये मेरा महल है। मैं एक जिनज़ादा हूँ और आज से तुम मेरी बीवी हो। अब तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी और हम लोग एक साथ एक दूसरे के लिए खुशियों का इंतजाम करेंगे। मैं बुरी तरह हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने फरहाद को कहा, क्या ये तुम ही हो? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ये सच है कि तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम वाकई एक बहुत खूबसूरत इंसान हो। लेकिन क्या मुझे तुम्हें इंसान कहना चाहिए? तुमने मेरे माँ बाप को अपने इशारों पर नचाकर अपनी बातें मनवा ली। अपने साथ मुझे इस महल में ले आए हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने मेरे साथ निकाह किया है, लेकिन हमारे इस रिश्ते का मुस्तकबिल क्या है? तुम जिनज़ादे हो और मैं एक इंसान हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी दुनिया के उसूलों को भी तोड़ा है और मेरे माशरे के उसूलों को भी? कल मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि उनको? फरहाद ने कहा कि अब तुमसे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्यों? जिस तरह मैंने उनसे अपनी बातें मनवाई, वो ये सोचने पर मजबूर ही नहीं हुए कि ये लड़का कौन है, उसके माँ बाप कहाँ हैं। तुम्हारी माँ तो कहीं भी तुम्हारा रिश्ता करना नहीं चाहती थी, उसने फौरन हाँ कर दी। इसी तरह अब वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे ही नहीं। समझो कि वो ये भूल जाएंगे उनकी कोई बेटी है जिसकी उन्होंने शादी की है, और बाकी लोगों को भी मैं संभाल लूंगा। अब तुम्हें तंग करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम और हमारी खुशियाँ होंगी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई कि मेरे माँ बाप मुझे भूल जाएंगे। तुम्हारा नाम जिसने भी रखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम वाकई दिल फरेब हो। मुझे तुमको देखते ही तुमसे इश्क हो गया। दिल फरेब मेरी उम्र 100 साल है। मैंने बहुत चेहरे देखे हैं, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं देखा। तुम तो किसी मुर्दे के दिल में भी ख्वाहिश जगा सकती हो।
तो फिर मैं तो एक जिन ज़्यादा हूँ। बहुत इश्क करता हूँ तुमसे, अपनी सारी ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा। मैं उस दरख्त पर बिला वजह मकीन नहीं था, मुझे वहाँ पर कैद किया गया था, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फरहाद ने मेरा हाथ थाम के मेरे हाथों में सोने की चूड़ियां पहना दी। उसने मेरे दोनों कलाइयों को सोने की चूड़ियों से भर दिया था। उसने कहा कि अभी देखो आगे आगे क्या होता है, तुम जो मांगोगी वो तुम्हारे कदमों में होगा। मोहब्बत और कुछ नहीं देखती, मैंने भी और कुछ नहीं देखा, सब कुछ भूल गई और इस रिश्ते को कबूल कर लिया। फरहाद का दिल से शुक्रिया भी अदा किया कि उसने मुझे बचा लिया। उसने कहा कि तुमने बिना देखे मुझसे वफा निभाई है, इसीलिए मुझे यकीन है कि मुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जबकि मेरे लिए ये कदम बहुत बड़ा था और इसके बहुत बुरे नताइज भी हो सकते थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। हम लोग एक साथ बहुत खुश थे। अगला दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। ये घर मेरा था और फरहाद के लिए कोई भी चीज़ इस घर में लाना मुश्किल नहीं था। उसने कहा कि जिस तरह तुम इस घर को सजाना चाहती हो सजाओ, जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं ला कर दूंगा, पर हमारी ज़िंदगी आम लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और तुम्हें मेरे साथ इसी तरह जीना होगा। मैंने फ़ख्र से कहा कि अगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है तो फिर मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि जीने के लिए मोहब्बत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसी मेरी सोच थी, मुझे ऐसा लगता था, इसलिए मैंने यही कहा। हम साथ थे और हम खुश थे। फरहाद ने किसी भी तरह दिलफरेब को हासिल तो कर लिया था और दिलफरेब भी फरहाद की ज़िंदगी में आकर बहुत खुश थी, पर अभी उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, क्योंकि उस महल का भी एक राज था जो फरहाद दिलफरेब से छुपा रहा था। कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने पेश किया जाएगा।